सबसे अनुरोध है कि अपने फ़ोन साइलेंट मोड में डाल दें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वास्थ्य मंत्रालय की मीडिया ब्रीफिंग में स्वागत है। कोविड और वैक्सीनेशन से संबंधित अपडेट देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वीके पॉल, नीति आयोग से, और संयुक्त सचिव श्री लव अग्रवाल जी। पहले लव अग्रवाल जी एक प्रेजेंटेशन देंगे और बाद में श्री पॉल अपनी बात रखेंगे। और श्री लव अग्रवाल जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। जैसे कि हम सबको अवगत है, सेकेंड वेव में देश में 4,14,000 प्रतिरोज के औसत से केसेस आ रहे थे, जो अब काफ़ी हद तक घट चुके हैं और पिछले 24 घंटे में देश में 38,949 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी के साथ ही हम देख रहे हैं कि एवरेज डेली केसेस जहां औसतन 3,87,029 केसेस प्रतिरोज 5 से 11 मई वाले हफ्ते में आ रहे थे, उसमें कंसिस्टेंट डिक्लाइन नोट हो रहा है। और पिछले एक हफ्ते का अगर हम औसत देखें तो देश में प्रतिरोज करीब 40,000 केस औसतन रिपोर्ट हो रहे हैं। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि जहां 4 मई वाले हफ्ते में 531 जिले देश में ऐसे थे जहां करीब 100 से अधिक केस प्रतिरोज आ रहे थे, वह घटते घटते 262 जिले सेकेंड जून वाले हफ्ते में नोट किया गया। और अगर हम 14 जुलाई वाला हफ्ता अब नोट करें तो यह जिले की संख्या घटते घटते अब 73 जिले रह गई है। यानी कि हम देख रहे हैं कि करीब 458 जिलों में ऐसे केसेस में कमी आई है और केस जो इन्फेक्शन स्प्रेड है लिमिटेड ज्योग्राफी में अब काफ़ी हद तक सीमित हो चुका है। इसी समय में अगर हम देखें तो पाते हैं कि जहां देश में एक्टिव केसेस यानी कि वह केसेस जो या तो होम आइसोलेशन में थे या मेडिकल सुपरविज़न में थे, कहां एक स्थाई पर 10 मई के समय पर 37 लाख के करीब केसेस थे, उसमें काफ़ी कमी आई है और घटते घटते वह अब 4,30,000 केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। उसी के साथ ही रिकवरी रेट जो देश में करीब 83% था 12 मई के समय पर, अब उसमें भी बढ़ोतरी हुई है और वह बढ़कर अब 97.3% हो चुका है। आप सबको अवगत है, जब केसेस की संख्या बढ़नी शुरू हुई तो देश में टेस्टिंग को बढ़ावा दिया गया और अब हम औसतन 18 लाख टेस्ट कर रहे हैं। और जहां एक स्थाई पर देश में ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट 21.6% था, वह अब घटकर 2.4% औसतन रह गया है। और अगर हम पिछले 24 घंटे का पॉजिटिविटी रेट को एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि जहां 1 जून में देश का ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट इन लास्ट 24 आवर्स 6.62% नोट किया गया था, वह अब घटकर 1.99% रह गया है और पिछले 25 दिनों से 3% से भी कम ओवरऑल डेली केस पॉजिटिविटी रेट देश में नोट किया जा रहा है। एक स्थाई पर जहां हमने देखा है कि रिकवरी बढ़ी है, एक्टिव केसेस कम हुए हैं, डेली केसेस की रिपोर्टिंग में भी कमी आई है, वहीं कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न अभी भी हम लोग के सामने रहते हैं। तो हम देखते हैं कि पाएंगे कि देश में 47 ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी 10% से अधिक पॉजिटिविटी है, जिसमें मुख्यतः मणिपुर, केरला, राजस्थान, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, महाराष्ट्र और पुडुचेरी हैं। जरूरी है कि जहां पर भी हमारी केस पॉजिटिविटी ज़्यादा हो, एक तरफ हम वहाँ टेस्टिंग को बढ़ाएं, दूसरी तरफ हम वहाँ स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम की गाइडलाइन में इशू किया गया है, उसके तहत कार्य करें। देश में वैक्सीनेशन के ऊपर एक मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। हम देखते हैं तो पाते हैं कि हमने 39.5 करोड़ का आंकड़ा भी पूरा किया है और फर्स्ट डोज के तहत देश में 31.61 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं और साथ में सेकेंड डोज में 7.92 करोड़ डोजेज अब तक देश में दी जा चुकी हैं। इस स्थिति में काम करते हुए हमें अपने सामने आने वाले चैलेंजेस को भी समझना पड़ेगा। जहां हमने देखा है कि देश में करीब औसतन 40,000 केसेस आ रहे हैं उस समय के कंपैरिजन में, जबकि देश में 4 लाख के करीब केसेस आते थे, तो यानी कि 10% केसेस आ रहे हैं। जहां एक स्तर पर यह अच्छी न्यूज़ है, दूसरे स्तर पर हमें यह भी समझना पड़ेगा कि अभी भी कोविड महामारी हमारे बीच में है। हम सेकेंड वेव, चाहे लिमिटेड ज्योग्राफी में ही सही, हम सेकेंड वेव से अभी भी जूझ रहे हैं। पूरे विश्व में भी अगर हम देखें तो आप ये देखेंगे
कि जहां 29 अप्रैल के समय में देश पूरे विश्व में 9 लाख के करीब प्रतिरोज केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, तो अब पिछले कुछ दिनों से पूरे विश्वव्यापी स्थाई पर भी केसेस में ग्रोथ ट्रेजेक्टरी नोट की जा रही है और पिछले 24 घंटे में पूरे विश्व में 5,63,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं और यह भी एक सर्ज की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ ही अगर हम अपने आसपास के जो देश हैं उनसे भी तुलना करें तो आप देखेंगे कि आसपास के देशों में भी, एशिया के कुछ देशों में भी, जैसे कि इससे पहले हमने बात की एक स्थाई पर यूरोप में भी केसेस में वृद्धि आ रही, उसी तरह हमारे आसपास के जो देश पड़ोसी देशों में भी केसेस में काफ़ी एक स्पीड से बढ़ता हुआ नोट किया जा रहा है। जैसे म्यांमार में जहां एक वेव के समय में हाईएस्ट केसेस 1500 के करीब थे, अब वह 3 गुना करीब 4,600 के करीब केसेस प्रतिरोज के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे हैं। इंडोनेशिया में जहां 12,800 केसेस एक वेव के समय में मैक्सिमम नोट किए गए, उसमें भी 3.4 टाइम्स इन टर्म्स ऑफ पीक, जो कि अभी 44,000 केसेस प्रतिरोज के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे हैं। और अगर आप देखेंगे इसकी ट्रेजेक्टरी अभी भी बढ़ती हुई दिख रही है। जैसे कि मलेशिया में जहां 4,700 केसेस आ रहे थे, वहां अब 10,000 के करीब केसेस प्रतिरोज रिपोर्ट हो रहे हैं। सिमिलरली आप देखेंगे बांग्लादेश में डिस्टिंक्ट पीक्स आई थी, लेकिन अगर आप अब के आने वाली पीक देखें तो वह उन पीक को भी क्रॉस कर उससे हाईयर केसेस आ रहे हैं। जरूरी है कि हम इसको समझें और उसके तहत जो भी कार्य हमें कोविड की महामारी को अपने देश में बढ़ने से रोकने के लिए करने हैं, उस पर सुचारू रूप से हम कार्य करते रहें। इस विषय में हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे, जैसे अगर आप गूगल का कम्युनिटी मोबिलिटी डेटा देखें और उसे एनालाइज करें, तो जहां 20 मई वाले हफ्ते में उस समय पर देश में, जैसे कि जो कलर की दृष्टि से दिखाया गया है, तो जो ब्लू कलर के जो मार्क्स हैं वह दिखाते हैं कि जहां पर देश की ओवरऑल मोबिलिटी में -60% तक कमी हुई थी, वह मोबिलिटी अब रिस्टोर होती जा रही है। और अगर हम 10 जुलाई के इस मैप को देखें तो आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक यह रेड एरियाज में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि वह एरिया जहां या तो लिमिटेड मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस रह गई हैं, यानी कि मोबिलिटी रिस्टोर हो गई है, बल्कि पुराने समय से भी अधिक मोबिलिटी कुछ हद तक नोट की जा रही है। जरूरी है कि जब हम मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जब इस तरीके से हम अपनी लाइफ को फिर से रिलैक्सेशन मोड में निर्वाह करना चाहते हैं, तो हम यह ध्यान रखें कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, जैसे कि यूज़ ऑफ मास्क, 2 गज की दूरी एंड हाइजीन पर हमारा उसी तरह से हम कार्य करते रहें, जो कि हमारे लिए इस कोविड महामारी से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जैसे एक और एनालिसिस से दिखता है कि ओवरऑल मास्क यूजेज जब हम रिजम्पशन ऑफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसमें भी कुछ हद तक प्रोजेक्टेड डिक्लाइन नोट किया जा रहा है। जरूरी है कि जो यह लाइन डॉटेड लाइन के रूप में हम दिखा रहे हैं कि जहां -74% से कम होते हुए एक हमारा करंट प्रोजेक्शन दिखता है, इसको हम रिस्टोर करें और जो ये एक डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ मास्क यूजेज दिख रहा है, उसको हम उसके तहत काम करते हुए मास्क को अपनी लाइफ में एक नए नॉर्मल के रूप में इस्तेमाल करें। इसी विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, यूनियन गवर्नमेंट कंटिन्यूस बेसिस पर इवॉल्विंग सिचुएशन के तहत स्टेट से बात करती रहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज 6 स्टेट्स के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से बात की, जहां पर अधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, जिसमें मुख्यतः हैं केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने से बात करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोविड की इस लड़ाई में हम सब लोग सहयोग से और एकजुट प्रयास से ही यह लड़ाई जीत सकते हैं। जरूरी है कि हम एक प्रदेश में, एक राष्ट्र में जहाँ पर भी कोई सक्सेसफुल एग्जाम्पल हैं, उसको अपने प्रांतों में भी लाकर उसके तहत कार्य करते रहें। उन्होंने कहा कि यद्यपि केसेस में कुछ कमी आई है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर या तो अधिक संख्या में केसेस आ रहे हैं या केसेस में वृद्धि नोट की जा रही है, और ऐसे प्रांतों में डेफिनेटली प्रोएक्टिव मेजर्स लेना नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ हमारी स्ट्रैटेजी शुरू से वही है जो हम अब तक अपनाते रहे हैं, यानी कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, अब एक टीका। उन्होंने स्टेट से यह भी कहा है कि जहां अधिक केसेस आ रहे हैं वहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स के द्वारा स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाए। जहां पर उन्होंने कहा है कि अगर केसेस में कुछ कमी आई है, लेकिन जरूरी है कि एक
जो एक स्तर पर यह चर्चा होती है कि तीसरी लहर की आशंका हमारे सामने बनी हुई है, तो हम इस समय का इस्तेमाल करें इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग आवर RT-PCR टेस्टिंग कैपेसिटी, बेड्स को बढ़ाएं, खासकर ग्रामीण प्रांतों में ICU बेड्स को बढ़ाएं और टेलीमेडिसिन जैसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड सुविधाओं का उपयोग करके अपने रिमोट और रूरल एरियाज में भी मेडिकल फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल के लिए लाएं। उन्होंने यह भी कहा कि PM केयर्स के द्वारा जो PSA प्लांट, जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट जो जिला स्तर पर सैंक्शन हुए हैं, वह स्टेट से उन्होंने अपील की है कि उसके लिए एक सीनियर अधिकारी को नियमित किया जाए और एक मिशन मोड में 15 से 20 दिनों में उन सारे PSA प्लांट्स को पूरा किया जाए। साथ ही जैसे कई स्तर पर यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि आने वाले समय में बच्चे भी कोरोना से प्रभावित हो सकते हैं, तो उस विषय में उन्होंने स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर जो बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए है उसको भी बढ़ाया जाए। उसके लिए उन्होंने मुख्यतः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 23,000 करोड़ रुपए जो कि ERCP पैकेज 2 में सैंक्शन हुए हैं, उसका इस्तेमाल करके इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को बढ़ाने की रिक्वेस्ट की है। उन्होंने यह भी कहा है, जैसे मैंने इससे पहले आपको दिखाया कि विश्व में कई देशों में पिछले हफ्ते से कोरोना के केसेस में गति आई है, जो कि हमारे लिए एक चेतावनी है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जैसे कुछ इमेजेस जो मीडिया के द्वारा हमारे सामने दिखाई जाती हैं, जिसके तहत हमें दिखता है कि लोग या तो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वह हमारी चिंता को इस विषय में और भी अधिक बढ़ाता है। और ज़रूरी है कि समाज के हर वर्ग का सहयोग लिया जाए, चाहे वह हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हों, चाहे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हों, हमारे देश के सारे NGOs हों और देश का हर नागरिक जुड़े, जिसमें कि कोरोना से संबंधित व्यवहार के रूप में अवेयरनेस एक फिर तरीके से सिस्टम पर लाई जाए और साथ ही उसके एडहेरेंस के लिए काम किया जाए। मुख्यतः उन्होंने कहा कि इस समय पर जरूरी है कि हम सजग रहें, हम सतर्क रहें और हम सख्त रहें। इसी के साथ ही एक और विषय मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा, जिसमें कि आप सबको अवगत है कि कोरोना की इस लड़ाई में मुख्यतः पॉलिसी लेवल पर कार्य होने के साथ साथ फील्ड लेवल पर हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारा पुलिस, हमारे प्रशासन, हमारे सफाई कर्मी, सभी लोग इस महामारी से अपनी लड़ाई में एक अहम योगदान दे रहे हैं। देश के इन्हीं योद्धाओं की कहानियों को हम देश के कोना कोने से जुटाकर आप लोगों के सामने सोशल मीडिया के द्वारा लाना चाहते हैं। जरूरी है कि इन कहानियों से हमारे अंदर फिर से एक नई ताकत और प्रेरणा फॉर कोविड मैनेजमेंट बनेगी। उसके संबंधित हम ग्राउंड जीरो यानी कि फील्ड पर जो कटिंग एज पर हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, उनकी कहानियाँ आप सबके सामने यानी कि कहानियाँ आशा और विश्वास की लाना चाहेंगे और इससे संबंधित एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कोरोना की इस लड़ाई में सबको योगदान देना है। देश की एक भी कड़ी कमज़ोर ना हो सके। जहां ये हमारे योद्धा काम कर रहे हैं, वहीं सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में हम भी अपने लेवल पर करने वाली जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएं। इस संबंध में कोरबा जिले के स्वास्थ्य दीदियों के संबंधित उनके किए हुए कार्य हम आप लोगों के सामने दिखाना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा नगर निगम क्षेत्र में घर से कचरा संग्रहण के लिए निकलने वाली स्वच्छता दीदियों को नगर निगम से एक रजिस्टर दिया गया है। इसमें हर एक घर में रहने वाले सदस्यों की संख्या और टीका लगवाने वाले सदस्यों की संख्या दर्ज की जा रही है। नगर निगम के आयुक्त कुलदीप शर्मा ने बताया कि कोरबा जिले में कोविड टीकाकरण अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ ही शिक्षा विभाग और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इस कड़ी में निगम की स्वच्छता दीदियां घर घर तक पहुंचती हैं और आम लोगों को टीकाकरण के प्रति लगातार जागरूक भी कर रही हैं। यही वजह है कि प्रतिदिन नगर निगम क्षेत्र में 3,500 से 4,000 लोगों को टीका लगाया जा रहा है। वैक्सीनेशन के संदर्भ में नगर निगम, हेल्थ डिपार्टमेंट, आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट और शिक्षा विभाग के द्वारा महत्वपूर्ण रूप से सभी के द्वारा समन्वित रूप से पहल की जा रही है। लेकिन हमारी स्वच्छता दीदी हर घर घर में जाती हैं, तो हमने उनके माध्यम से भी लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि लोगों से पूछें और सभी लोगों को जागरूक करें घर में जाके कि वो भी अपना वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि एक जो सुरक्षा का भाव है वो और मजबूत होगा। वहीं स्वच्छता दीदियों ने बताया कि वे प्रतिदिन वार्ड में कचरा संग्रहण के लिए घरों तक पहुंचती हैं। कचरा संग्रहण के साथ ही अब वो घर घर जाकर कोविड टीका लगाने के लिए भी लोगों से अपील कर रही हैं।
वहीं जो लोग टीका को लेकर के भ्रम की स्थिति में हैं, उन्हें स्वच्छता दीदियां समझाकर कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाने को लेकर जागरूक भी कर रही हैं। गौरतलब है कि कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान का ही नतीजा है कि अब लोग अपने आप से टीका लगवाने केंद्र तक पहुंच रहे हैं। वहीं कोरबा जिले में अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। यहाँ हम आपसे विनती करना चाहते हैं, स्वच्छता दीदी हों, हमारे शिक्षक हों, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हों, ये कहानियाँ हैं उनके आशा और विश्वास की, उनकी स्ट्रगल की, जो हमारे देश में एक रिवॉल्यूशन के रूप में हमारे को कोविड महामारी से मैनेज करने में सपोर्ट कर रही हैं। इसी के साथ ही हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोविड महामारी की लड़ाई हम तभी जीत सकते हैं जब सब लोग मिलकर जीतें। हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, एक भी जगह पर चूक होगी तो इन्फेक्शन फिर से फैलता है। ज़रूरी है कि हम कहें कि मास्क अप इंडिया, एंड हम कहें जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, अब एक टीका। इस संबंध में हम एक और अपील आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। Never in its 74 years of independence has India faced a challenging moment as it does now with the coronavirus pandemic. As the country is unlocking, we must remember that we, the people, have the opportunity to ensure that a surge in cases can be prevented by ensuring we do not let our guard down. Remaining vigilant and together following all COVID-appropriate behavior. हम सभी ने भारत में कोरोना वायरस से हुई तबाही को बहुत नजदीक से देखा है। We all felt the pain as we fought back against the virus, which took away our liberty and threatened the lives of our loved ones. After all that we have been through, we cannot afford to let our guard down and become careless. If we do, we may find ourselves in a similar situation, if not worse. Make sure to get the vaccine when it's your turn. If you have tested positive or experienced mild symptoms, stay home in safe isolation whilst you recover. दवाई भी और कड़ाई भी। Make sure to observe CAB, C-A-B, COVID appropriate behavior. ये बहुत ही आसान है, हम इसे पहले कर चुके हैं, तो अब क्यों ना करें? एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी रखें. Wearing your mask at all times. And regularly wash your hands. बस ये 3 चीजें करने से हम अपनी और अपनी फैमिली की जान बचा सकते हैं, तो हम क्यों ना करें? Please take your health seriously. Your mask is actually your first vaccine. Mask up, India. I do. You do too. सिर्फ जरूरी होने पे ही घर से बाहर निकलें. Please understand the gravity of the situation. विनती है आपसे, आपके जीवन के लिए वैक्सीन जरूर लगाएं। ये वैक्सीन सुरक्षित, इफेक्टिव और सबसे ज्यादा जरूरी लोगों की जान बचा सकता है। It gives us hope, a hope to dream once more, a hope to carry on with our lives the way we used to. ये हमें उम्मीद देता है कि हम फिर से एक दूसरे से खुलकर बेझिझक मिल पाएंगे। जब आपका नंबर आए, प्लीज जरूर वैक्सीन ले लीजिएगा। Also, please remember to trust credible and authentic sources for your information. केवल मेडिकल प्रोफेशनल्स से जानकारी या सलाह। Be responsible. We're all in this together. Don't worry. We got this, guys. Save lives. And protect the livelihoods Of our loved ones. And of our country. And of our country. and our country. Of our country. Of our country. Of our country. We owe so much to the efforts and sacrifices, resilience, solidarity, and togetherness of 1 billion people to defeat COVID-19. Remember, we need each other, and India needs us to do our part. Come on, India. Let's be ready and let's be responsible, as we only win when we all win. We only win when we all win. धन्यवाद। Dr. Paul. थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप सबकी तरफ से, हम सबकी तरफ से सैल्यूटिंग आवर ग्रास रूट्स कोरोना वॉरियर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स। ट्रेमेंडस वर्क at the grassroots, tremendous work at the bottom of the pyramid by our health workers, our nutrition workers, education workers and others. We salute them. I'd like to show you one slide today to start our conversation briefly. Next.
This relates to a study which has been undertaken by the Indian Council of Medical Research, ICMR. I'm grateful to ICMR team and also compliment them for this study. This has been in public domain for about 3-4 days, but probably not noticed. तो मैं दिखाना चाहूँगा इस स्टडी के रिजल्ट्स आपको। ये स्टडी तमिलनाडु में हुई है और इसमें पुलिसकर्मी 1,17,524 पुलिसकर्मियों के ऊपर डेटा अवेलेबल है कि उनको वैक्सीन मिला या नहीं मिला, मिला तो 1 डोज मिली कि 2 डोज मिली, और क्या आउटकम हुआ इस सेकेंड वेव में। ये सेकेंड वेव है जो कि अब हम जानते हैं कि लार्जली डेल्टा वेरिएंट की वजह से ड्रिवन रही है। दैट ऑल्सो हैज़ कम इन पब्लिक डोमेन particularly today. So we know it is second wave, we know it is Delta variant driven wave, and during which this is how the vaccines have been protective. The national program on COVID-19 vaccination has been effective. So मैं चाहूँगा कि आप इसको ध्यान से जरा देखिए और इसका स्प्रेड द वर्ड। तो 1 लाख पहले कॉलम में है, डोज कितनी मिली, नहीं मिली, 1 मिली, 2 मिली। सेकंड कॉलम में हम देख रहे हैं कि टोटल 1,17,524 पुलिसकर्मी है। ये हाई रिस्क ग्रुप है। प्लीज रिमेंबर दिस ग्रुप इज पर्टिकुलरली मोर प्रीडिस्पोज्ड टू कोरोना वायरस इन्फेक्शन। सो जो नहीं मिला वो 17,059 हैं, 1 डोज मिली 32,792 है, सेकेंड 2 डोजेज मिली हैं तो 67,673 हैं। ये लार्ज सैंपल है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ये इन द मिडस्ट ऑफ वेव 2 ऑफ आवर पेंडेमिक। उसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट कॉलम में, थर्ड कॉलम में, डेथ्स कितनों को हुई। तो पहला जिनको कोई भी वैक्सीन नहीं मिला, ये कोई भी वैक्सीन हो सकता है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, जिसको नहीं मिला उनमें 20 डेथ हुई और ये 17,000 में से लगभग, और लगभग 33,000 में से जिनको 1 डोज मिली 7 डेथ हुई, जिनको 2 डोज मिली 67,000 प्लस में उनको सिर्फ 4 डेथ्स हुई। अगर हम इसका रेट देखें, ये पर 1000 है, ये पर 100 नहीं है, ध्यान रखना, पर 1000 है ये। तो जिनको कोई डोज नहीं मिली, कोई वैक्सीन नहीं मिला था, तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो 1.17 है, 1 डोज मिली है तो 0.21 है, 5वां हिस्सा लगभग, और जिनको 2 डोज मिली है तो 0.06 है। ये अब काउंट कर लीजिएगा कितना कम है। अगले जो स्टैटिस्टिक है कॉलम का, वो कॉन्फिडेंस इंटरवल हैं रिलेटिव रिस्क के, उसको हम स्किप करते हैं, लेकिन उसका जो तात्पर्य है वो लास्ट कॉलम में है। और ध्यान से देखिए सेकेंड रो में अगर 1 डोज मिली है तो 82% वैक्सीन इफेक्टिवनेस हुई, मोर्टेलिटी 82% नीचे आ गई 1 डोज, और 2 डोज मिली हैं तो मोर्टेलिटी 95% नीचे आ गई, 5% ही रह गई। कंक्लूजन है कि 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन इन दिस स्टडी, रियल लाइफ स्टडी, were successful in preventing 95% deaths due to COVID-19. And this is in the midst of the second wave driven by Delta variant. तो हम इस तथ्य को आपके सामने लाए हैं, एविडेंस को, साइंस को आपके सामने लाए हैं, to make a point once again that our vaccines are effective. We already know they are hugely safe, very, very safe. Now pregnant women should receive them. Lactating women should receive. Patients with cancer, diabetes, even more needy in this requirement. And here is a real life data. This is not research data. उसके बेस पे तो ये आगे आए, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, उसको आगे दर्शाता है कि रियल लाइफ में, और वो भी डेल्टा वेरिएंट की ड्रिवन जो हमारी वेव 2 है, उसमें जो इफेक्टिवनेस टू प्रिवेंट डेथ इज़ ह्यूज। और जो भी डेथ होती हैं आप ये भी जानते हैं, आमतौर पे इस स्केल पे जब रह जाता है तो जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन बहुत सीवियर होती हैं वो वल्नरेबल रहते हैं। लेकिन ये भी याद रहे कि अगर हमने वैक्सीन का भी पूरा फ़ायदा लेना है और जान भी बचानी है, इन्फेक्शन ना ही हो, ये भी हमने सिद्ध करना है, तो उसमें हमें याद रखना चाहिए
कि मास्क भी पहनना ज़रूरी है। सिर्फ वैक्सीन की प्रोटेक्शन पे हम पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ये तथ्य मैं आपके सामने लाना चाह रहा था और चाहूँगा कि इसको हम बताएं कि वैक्सीन इफ़ेक्टिव हैं, वैक्सीन बचाते हैं, और वैक्सीन में आने के बावजूद भी अगर इन्फेक्शन होती है तो वो माइल्ड होती है, हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है और डेथ्स जो हैं वो लगभग ना के बराबर हो जाती हैं। कैन स्विच ऑफ द स्लाइड। I want to emphasize the point that have been stated by Love very, very briefly, and this stems from the Honorable Prime Minister's address to the Chief Ministers of 6 states, और फिर चिन्हित किया है, उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीका, उन्होंने अपने यूनिक तरीके से टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीका को हमारे सामने कहा है कि दीज आर टेस्टेड एंड वेल प्रूवन स्ट्रैटेजीज, इनको हमें आगे लेके जाना है। और प्रोएक्टिव मेजर्स की बात करी है कि थर्ड वेव ना आए, थर्ड वेव नहीं आनी है, और ये भी कहा उन्होंने कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एंड जो अनलॉक के साथ में जो बिहेवियर दिखाई दे रहा है जगह जगह पे, उसके बारे में उनको चिंता है, और उन्होंने कहा है कि इसको हमने सजगता, सतर्कता और सख्ती से इसको एड्रेस करना है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए। सेकंड वेव भी अभी ओवर नहीं हुई है, और हमें अगर थर्ड वेव को नहीं होने देना है तो देश में कंसर्टेड एफर्ट, रिस्पॉन्सिबल एफर्ट, सजगता से, सतर्कता से, सख्ती से और सबके साथ मिलजुल के हमें आगे बढ़ना है। और टीकाकरण में और जो भी हमारे ग्रुप्स हैं जिन मिलना है उसको अपनाना है, और जो भ्रांतियां हैं वैक्सीन के अगेंस्ट उनको हमने उनको हटाना है। धन्यवाद। We'll take some questions. We'll begin with the ladies first. So we'll start with Milan. Please identify your organization. सर मैं मिलन हूँ इंडिया टुडे आज तक से। कल ही WHO ने एक इमरजेंसी अलर्ट इशू किया है। बेसिकली ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर अब आ सकती है और जल्दी आ सकती है। ICMR के भी रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा था अगस्त के एंड में, फिलहाल डॉक्टर गुलेरिया भी कह चुके हैं। आपने अभी ग्राफ में दिखाया कि केसेस बढ़ती हुई ट्रैजेक्टरी में जा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या असेसमेंट है थर्ड वेव को लेकर? और साथ ही साथ आप बता चुके कि गवर्नमेंट क्या प्लान करी, लेकिन थर्ड वेव कब तक आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंडिया में आ सकती है? मैम, इस विषय में हमने इसी मंच पर इससे पहले कई बार चर्चा की है। जो मुख्यतः WHO ने कहा है कि केसेस की एक ट्रेजेक्टरी बढ़ती हुई दिखती है, जो हमने भी आपको दिखाया है। तो अगर आप किसी भी वेव को एनालाइज करें तो वेव्स आर मोर ऑफ ए पोस्ट फैक्टो इवैल्यूएशन ऑफ हाउ वी आर एक्चुअली मैनेजिंग द सिचुएशन। सेकेंड ऑल्सो, मोर देन वेव्स, व्हाट इज वेरी क्रिटिकल, वेव से ज़्यादा जो हमें समझना है वेव की इंटेंसिटी क्या है। जब वायरस का ह्यूमन बॉडी में रेप्लिकेशन होता है, उससे रिलेटेड कुछ म्यूटेशंस होती हैं, हमने वैक्सीन लिया, हमारा खुद का जो एक इम्यूनिटी सिस्टम है उससे इंटरेक्शन होता है, तो उसके अंडर आप देखेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पर केसेस में कमी आएगी। अगर हमारे बॉडी में सफिशिएंट एंटीबॉडीज हैं तो केसेस में कमी आएगी। हो सकता है समय के साथ उस एंटीबॉडी की स्ट्रेंथ कम हो और वायरस में म्यूटेशन हो, तो हो सकता है कुछ अधिक केसेस आएँ। तो यानी कि वेव थर्ड भी हो सकती है, वेव फोर्थ भी हो सकती है। ये एक नेचुरल इंटरेक्शन बिटवीन वायरस एंड ह्यूमन बीइंग का प्रोसेस है। लेकिन उससे लिंक इशू क्या है, जो हम बार बार एट द रिस्क ऑफ रिपीटिशन आपसे विनती करते हैं, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, वह यह है कि उस वेव की इंटेंसिटी क्या है और वो किस पर डिपेंड करती है। वह डिपेंड करेगी हमारे बेसिक सोशल वैक्सीनेशन पर, यानी कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर, और साथ में वैक्सीनेशन जो कि गवर्नमेंट ने 16 जनवरी से देश में लॉन्च की है। तो हम आपके द्वारा सबसे विनती करना चाहेंगे कि अभी भी हम देखते हैं देश में सेकेंड वेव पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। केसेस कम हो चुके हैं, लिमिटेड टेरिटरीज में है। जरूरत है कि हम स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंटिन्यूस बेसिस पे कोऑर्डिनेट करें, सबका सपोर्ट लें और वहां पर भी केसेस में कमी आए। तो उसके साथ साथ हम अपना इस पूरे विंडो को
इस्तेमाल करें, जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि कैसे हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्दर अपग्रेड करें, स्ट्रेंथन करें, ताकि कभी भी अगर केसेस में बढ़ोतरी दिखे तो हम उसको ढंग से मैनेज कर पाएं। दूसरा, उन्होंने जो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है, वेव को ना आने दो, यानी कि इसका एक अर्थ, सिंपल अर्थ हमारे लिए यह है कि हम वेव अगर आए भी तो उसकी इंटेंसिटी ऐसी ना हो कि जिससे हमें उसको मैनेज करने में दिक्कत हो। सर, आप ऐड करना चाहेंगे? WHO ने ये बिल्कुल डेटा के बेस के ऊपर और सच्चाई जो सामने है उसको एम्फेसाइज किया है, क्योंकि बहुत सारे WHO रीजन्स, जिसका वो वर्ड यूज़ करते हैं, प्रेजेंटली लीविंग असाइड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अमेरिकाज को छोड़ दें तो लगभग बाकी सारे रीजन्स में सिचुएशन जो है फ्रॉम बैड टू वर्स हो रही है, फ्रॉम गुड टू बैड हो रही है। ये फैक्ट है, और इसलिए हमने भी ये अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करी कि उसको एक दर्शाया जाए एक स्लाइड के ऊपर कि ओवरऑल वर्ल्ड एक तीसरी वेव की तरफ बढ़ रहा है। और ये एक सच्चाई है। ये हमें, आज प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए चेतावनी है, रेड फ्लैग है, इसको आप वार्निंग लेकर चलिए कि सब कुछ जो है वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं हो सकता है। सजगता, सतर्कता की बात उसी में से उन्होंने उठाई। अब मेरे सामने स्पेन का डेटा दिखाई दे रहा है, 64% इंक्रीज़ हुई है उनके वीकली केसेस में, एक वीक के ऊपर 64%। इसी प्रकार अगर आप देखते हैं नीदरलैंड में 300% इंक्रीज़ 1 वीक में हुई है। ये यूरोप का हाल है। इसी प्रकार अगर हम इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड देखें, थाईलैंड में इतना स्टेबल सिस्टम रहा बहुत देर तक, वहाँ इंक्रीज़ हुई है। अफ्रीका का डेटा देखें तो शायद 50% लगभग के करीब इंक्रीज़ हुई है। तो ये आपने अच्छा कहा इस मंच पे कि ये जो WHO की चेतावनी है वो एक ग्लोबल चेतावनी है। हम उसको समझें, एक वायरस के बिहेवियर को, इतने बड़े स्केल में जो संक्रमण हो रहा है उसको समझें, उसको देखें, उससे लेसन लेके जो हमारे पास टूल्स हैं, टेस्ट का टूल, ट्रैक का टूल, टीका का टूल और वैक्सीन के अलावा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का हमारे पास जो टूल हैं, उन स्ट्रैटेजीज़ को हमें अपनाना है और हमें बचाना है। थर्ड वेव के बारे में बार बार जो बात उभरती है वो इसलिए आती है कि हमारी पॉपुलेशन अभी भी वल्नरेबल है। हम हर्ड इम्यूनिटी तक नहीं पहुंचे हैं, इन्फेक्शन के दौर पे भी नहीं पहुंचे हैं, और ना ही हमें इन्फेक्शन के रास्ते से हर्ड इम्यूनिटी लेनी है। वैक्सीन के लिए हम तरक्की कर रहे हैं, लगभग 50% हमारे मोस्ट वल्नरेबल लोग जो हैं 45 के ऊपर वो प्रोटेक्ट हो गए हैं। मोर्टेलिटी का इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा ही, कम होगा ही होगा, लेकिन इन्फेक्शन का स्प्रेड हो सकता है। तो वी आर वल्नरेबल, वायरस इज स्टिल अराउंड। कुछ लोकेलिटीज़ में ज़्यादा है, आपने देखा है ज़िलों में और स्टेटों में। तो इस दशा में हमें सजग रहना चाहिए कि कोई भी एडिशनल ओवर आउटब्रेक हो सकती है, और हमारा डिक्लाइन जो है आपने देखा है कि स्लो हो गया। ये हमारे लिए वार्निंग है। सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन आगे ये ख़राब हो सकती है, लेकिन ना ख़राब होने देना ये हमारे हाथ में। वही टूल्स हैं जिनकी बात बार बार होती है, अगर हम इस्तेमाल करेंगे, जिम्मेवारी निभाएंगे तो थर्ड वेव नहीं आएगी। प्रधानमंत्री जी ने तो हमें नारा और उद्देश्य और टारगेट यही दिया है कि थर्ड वेव हमारे देश में नहीं आने देना, और ये संभव है। अगर हम जुड़ के फैसला करें तो ये संभव है। और जैसे जैसे टीकाकरण ठीक होता है, बढ़ जाता है, कवरेज बहुत ज़्यादा होता है, कुछ महीनों में, 3 महीनों, 4 महीने, तो फिर हम लोग हो सकता है कि हम एक सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये अगले 100-125 दिन जो हैं वो बहुत क्रिटिकल है। हमारे को अपने आप को जिम्मेवार तरीके से, तंत्र को भी और जनता को भी, हम सबको भी सतर्क रहना होगा, जिम्मेवारी निभानी होगी। धन्यवाद। Runjhun Sharma, CNN News 18. What explains the slump, the fall in the number of vaccinations from over 88 lakhs on 21st of June to about 35 lakh now? It can't just be a mismanagement of some states. There has to be an overall problem with the vaccination base.
Ma'am, let's interpret the data slightly differently. We have to understand, and we have also used this forum to explain it in multiple times, in the sense that when we started vaccination, we were doing around 2.35 lakh vaccination doses per day on an average in January. And we have consistently worked towards increasing production, ensuring that that production almost goes just in time to the field, and to that extent, it also goes to the community at large immediately. And you would have realized that from 2.35 lakh, in next 4-5 months, we have come to a level of doing on an average around 40 lakh to 50 lakh vaccine doses per day. Now, if we take one particular day data of 86 lakhs and then try to say that since it was done 86 lakh on that day and the next day it has fallen, to that extent there is a mismanagement, I would just like to submit that to that extent it is a misrepresentation from or wrong analysis of the data per se. What Government of India has done? Government of India has focused in terms of increasing production. Government of India has collaborated with all the manufacturers. So what production capacity we had somewhere around December and January, now we have multiple of that capacity created in the system in next 3-4 months, and the capacity is still on the increased side. Parallelly, we would also like to highlight to you is that one is ensuring that the production take place, the production goes to the community, to the field level, and then you train that many lakhs of employees at the field level who give the vaccination. It is equally important to know how much production is reaching to each town or each state. So what Government of India has done is that they give you advanced visibility in terms of next 15 days, what particular vaccine doses based on the production will be made available to a state. Then we request in turn that at the state level, efficient logistics management in terms of what exactly is going to be available to them should be planned. In case we know that I am going to get, say, X number of doses, now instead of spacing those X number of doses which are actually going to come over a period of 15 days, I tend to give it in 1 or 2 or 3 days. Then to that extent you will realize that in the next 10 days there is no vaccine dose to be given. So it is critical for us to understand that the logistic management has to be linked to the production and availability at the field level. And to that extent, while we appreciate the concern sometimes raised by the state in terms of asking for more vaccination, which is actually the right concern, because all of us are equally concerned that we should get highest number of vaccine doses as far as feasible. But we also need to appreciate that how Government of India is on one side increasing production, parallelly ensuring that 75% of the doses made in the country are given free of cost to states for in-turn dissemination to the community. जी, तालमेल में कभी थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग में कमी हो सकती है, वो ठीक भी करी जाएगी, लेकिन ये याद रहे कि हमारे पास एक महीने में जितनी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है वो विजिबल है, ये हम शेयर करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, और ये अमाउंट बढ़ता है, ये भी एक सच्चाई है। इस महीने 13-14 करोड़ डोजेस हमें विजिबल हैं, उम्मीद है ये होगा। उसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, उसी के हिसाब से हमें जनता की एक्सपेक्टेशन रेज करनी चाहिए। एज हैज़ बीन स्टेटेड फ्रॉम हियर, ये एक जर्नी है, और इसका जो ये आज का दिन, आज का हफ्ता, आज का महीना एक स्टेज है। हमें आगे बढ़ते बढ़ते एक मिलजुल के करने की बात है, और प्लानिंग उसी तरह से होनी चाहिए। प्रफुल्ल सर, आपने कहा कि लंबी जर्नी है, लेकिन सर जिस तरह से चले हैं 6 महीने में, अगर आप अपने ही आंकड़ों को देखें तो सिर्फ 7.5 करोड़ के आसपास के लोगों को दोनों डोज लगी है। तो क्या इस हिसाब से हम दिसंबर तक वयस्क आबादी जो है उसको टीका लगा पाएंगे? पहला। और दूसरा ये कि जो मॉडर्ना की वैक्सीन है जिसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है भारत में, वो भारत में कब तक आएगी और कब तक लोगों को मिलेगी? क्योंकि यहाँ से अनाउंस तो किया गया था, लेकिन आने की संभावना अभी तक पता नहीं कुछ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जर्नी है, उस जर्नी पे हम सब मिलके चल रहे हैं, इंडस्ट्री भी, जनता भी, सरकारें भी, राज्य की भी और यूनियन गवर्नमेंट भी, उसके ऊपर मिलके स्टेडीली हम चल रहे हैं। और आप ये लेके चलिए कि जो रोड मैप हमें दिखाई दे रहा है उसमें प्रोडक्शन हमें पूरी उम्मीद है कि वो हो पाएगी। उसमें
सब तरह से मदद करी जा रही है, फैसिलिटेशन करा जा रहा है। सेवरल थिंग्स आर ऑल्सो वेल नोन टू यू, आई डोंट वांट टू रिपीट, हमने यहाँ से भी कही है। बी रेस्ट एश्योर्ड, सपोर्ट करिए कि हमारी प्रोडक्शन, हमारी इंडस्ट्री कर पाए, क्योंकि कभी कोई थोड़ी टेक्निकल ग्लिचेस आ जाती हैं, उन्होंने सॉर्ट आउट कर ली हैं। तो ये जर्नी में हम पूरे कॉन्फिडेंस से चले हुए हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, यू आर वेल अवेयर कि नए वैक्सीन कैंडिडेट भी विजिबल हैं, इंक्रीजिंग स्टॉक पाइल भी विजिबल है। कोविशील्ड ने पर्टिकुलर, सीरम ने इंक्रीज करी है अपनी प्रोडक्शन इन द लास्ट फ्यू वीक्स आई वुड से, तो वो भी हो रहा है, अच्छाइयाँ भी हो रही हैं। कहीं ग्लिच आ गया था किसी पर्टिकुलर कंपनी का, थोड़ा डिप हुआ, फिर वो ऊपर आए हैं। सो दिस इज पार्ट ऑफ द जर्नी, वी आर टुगेदर इन दिस, बट वी अश्योर यू दैट देयर इज अ रोड मैप एंड देयर इज एन ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो, देयर इज अ रियल लाइफ सिनेरियो, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें साथ दीजिए आप। मॉडर्ना की जैसे पहले भी कहा है, बातचीत चल रही है, क्योंकि उनकी कुछ जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्पेसिफिक्स होते हैं उसके ऊपर टू एंड फ्रो है, अभी कंक्लूड नहीं हुई है डिस्कशन। हम जितनी जल्दी हो सके उसका पूरा एफर्ट कर रहे हैं। वी आर नाउ एक्सपेक्टिंग टू हियर फ्रॉम देम एनी टाइम। Currently they have to respond to some of the points that we have made and we will take it forward. इस सवाल के साथ अब प्रेस कॉन्फ्रेंस को विराम देते हैं। धन्यवाद।